हाँ हेलो। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग सर। हेलो। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ ये बताओ, पहले आपके डाउट है आप बताओगे या क्वेश्चन दूं वो करोगे? सर क्वेश्चन दीजिए। ठीक। पहले स्टेट्स ऑफ मैटर के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम केमिकल बॉन्डिंग के करेंगे कुछ। जैसे कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं आपको। टू ग्लास बल्ब ए एंड बी आर कनेक्टेड very small tube having a stopcock. Bulb A has a volume of 100 centimeter square, volume centimeter cube, and connected the gas while bulb B is empty. On opening on opening the Good morning, sir. good morning. On opening the Hello. stopcock, the pressure fell down. The pressure fell down to 40%. आपको निकालना है द वॉल्यूम ऑफ द बल्ब बी, द वॉल्यूम ऑफ द बल्ब बी मस्ट बी। तो ये प्रॉब्लम है आपके सामने। टू ग्लास बल्ब्स हैं ए और बी, कनेक्टेड है बाय ए वेरी स्मॉल ट्यूब हैविंग ए स्टॉप को। बल्ब ए हैज ए वॉल्यूम बता रखा है, दूसरे का नहीं बता रखा। अब आपने स्टॉप को ओपन कर दिया है तो प्रेशर जो हो गया है वो फेल डाउन 40% हो गया है। तो आपको वॉल्यूम ऑफ बल्ब बी निकालना है। बनाओ बेटा, बना के बताओ आंसर, नहीं तो फिर मैं बताता हूं। ट्राई करो इसको।
कर रहे हो बेटा, निकाल रहे हो? सर क्वेश्चन पे आपने जूम कर दिया है, छोटा कर दीजिए, लिखना है क्वेश्चन। सर आपने यहीं से स्टार्ट किया है अभी? हाँ बेटा, प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस किया। ओके ओके सर। इतना टाइम कैसे लग रहा है बेटा? इतना बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है। सर 250 सेंटीमीटर क्यूब। 2 पॉइंट सर कितना आ रहा है बेटा? 250 सेंटीमीटर क्यूब। सर 250 सेंटीमीटर क्यूब। 250 सेंटीमीटर क्यूब। 250 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और किसी बच्चे का कोई आंसर? जब बेटा आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो यू नो कि पहले हमारे पास एक बल्ब है और जिसके भी स्टॉप कोक लगा हुआ है, बंद कर रखा है। दूसरा बल्ब वेकेंट है और एक बल्ब में एयर भरा हुआ है, और उसका जो वॉल्यूम है एयर भरा हुआ है, उस बल्ब का 100 सेंटीमीटर क्यूब है। दूसरे वाले का वॉल्यूम हमें नहीं पता कितना है। पहले जो भी प्रेशर है, इस गैस का जो प्रेशर आ रहा है, कुछ भी मान लो, सपोज 100 पी आ रहा है। 100 पी परसेंटेज में हो तो 100 में लेना इजी होता है। अब आपने ये स्टॉप कोक जो है ओपन कर दिया। जब आप स्टॉप कोक ओपन करोगे तो ओपन करने पर ये गैसेस दोनों बल्ब के अंदर चली जाएगी। ये गैस दोनों बल्ब के अंदर चली जाएगी। इसका वॉल्यूम उतना ही रहना है क्योंकि बल्ब का वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका वॉल्यूम भी उतना ही रहना है जितना वी डैश पहले था। लेकिन गैस जो होगी एक्सपेंड होके इधर और इधर आ जाएगी, और अब गैस का प्रेशर जो है यहाँ पर पहले का वो कह रहा है फेल डाउन टू 40%। तो 40% तो 40% तक कम हो गया। प्रेशर फेल डाउन टू 40%, तो कितना रह गया बाकी? 100 पी से कितना रह गया हमारे पास? 60 पी। यही होगा ना? प्रेशर फेल डाउन टू 40%, फोर्टी और अगर परसेंट सर ये तक वो लिखा कम होता, हो गया है। सर तो अगर ये लिखा होता द प्रेशर फेल डाउन बाय 40%, तो क्या करते कि यहाँ पे जो 60 पी लिया है वो 40 पी ले लेते हैं, है ना? 40 हो जाता, वहाँ 40 हाँ हो वही जाता। चीज सर। तो अब हमारे पास क्या है प्रॉब्लम? पी इनिशियल। पी इनिशियल इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? पी फाइनल वी फाइनल, यही लिखेंगे हम। पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, और वी फाइनल आ जाएगा आपके पास। अब पी इनिशियल कितना था वो देख सकते हो आप। पी इनिशियल कितना है वो लिख सकते हो। तो पी इनिशियल कितना लिया हुआ था देखो, 100 पी। वी इनिशियल देखो, सिर्फ गैसेस इस वाले वॉल्यूम में थी तो सिर्फ 100 लूंगा मैं। पी फाइनल हो गया 60 पी, लेकिन जो वॉल्यूम है, अब दोनों के अंदर गैस चली गई है तो ये आ जाएगा 100 प्लस पी डैश। तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा। ये जीरो से जीरो भी कैंसिल कर दो बेटा, तो इधर कितना आ गया मेरे पास? इधर हो गया 1 इतना, इज इक्वल टू 6 भी आ गया इधर। ये हो गया 100 प्लस वी डैश। तो ये अप्रोक्सीमेट कितना हो गया देख लो आप। अगर हम ये निकाल दें तो 6 1 जा 6, 4 हो गया 40,
40 तो कितने पे चला जाएगा, 36 तो 7, तो V डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, 100 चला गया, तो ये हो जाएगा 67 पर V डैश की वैल्यू 60 सेंट, तो वॉल्यूम ऑफ द बल्ब B आ रहा है हमारा। तो बल्ब ऐसे, अगर इसने क्या, अगर मैं इसको प्रेशर, क्योंकि प्रॉब्लम इसमें लग रही है, फेल डाउन टू 40 तक ही ले लें तो कितना होगा, क्योंकि कैलकुलेशन बन नहीं रही है। तो 100 P, वॉल्यूम था पहले का 100, अगर मैं इसको ले लूं 40% तक ले लें, द प्रेशर फेल डाउन टू 40%, 40% रह गया बना दें तो कितना आएगा 40P, इधर कितना आ जाएगा 100 प्लस V डैश। तो ये कैलकुलेशन कितना बन सकता है हमारा, P से P कैंसिल हो सकता है, 0 से 0 कैंसिल हो सकता है, और ये 4, हाँ ये ज़्यादा करेक्ट बन सकता है, सीधा सीधा 4, ये 25 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 250 इज इक्वल टू 100 प्लस V डैश। तो V डैश की वैल्यू आ सकती है 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो है ऑन ओपनिंग द प्रेशर फेल डाउन 240%, तो इसका मतलब 240% का मतलब है वो, हाँ बाय हो पहुंचेगा 40% तक। तो 100 पहले था, सपोज 100 आप V ले रहे हो, पहले था तो 100 V जो कितने पर पहुंच गया, 40 V पर पहुंच गया, 2 यहाँ तक पहुंचा रहा है। जी। तो ये वाला कैलकुलेशन आपने यूज करना है, इसका 2 दे तो ये करना है आपने, तो आपका 150 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। मेन है आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, अमाउंट कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, हर एक फार्मूला आपका इस क्वेश्चन से जाएगा, PV इज इक्वल टू NRT, यहाँ पर N भी कांस्टेंट, अमाउंट तो अंदर ही रहा है, गैस कहीं नहीं गई, और R भी कांस्टेंट रहा है आपका, और T भी कांस्टेंट है, इसलिए P और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट, तो P इनिशियल, V इनिशियल, P फाइनल, V फाइनल लगा सकते हो आप। क्लियर। नेक्स्ट देखो, फिर प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं आपको, मैं थोड़ा ओपन कर दी नहीं। सपोज मैं आपको ये प्रॉब्लम देता हूं, when the temperature of 23 milliliter of dry CO2 is changed from 10 to 30 degrees Celsius at constant pressure of 760 mm, the volume of the gas is, ये निकालो। इजी सा प्रॉब्लम है, हालांकि ऊपर वाला भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट वही है कि जितना प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल जो होता है वो प्रैक्टिस पर डिपेंड ज़्यादा करता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा। When the temperature of 23 milliliter of dry CO2 change from 10 to 30 degree Celsius at constant pressure of 760, तो वॉल्यूम ऑफ गैस कैलकुलेट करना है आपको। इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा ना, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2।
नहीं बेटा, वॉल्यूम निकालना है तो कैसे करोगे? पहले आप डायरेक्ट फार्मूला कैसे कह रहे हो आप? P1 V1 इज इक्वल टू P2 तो V2। कांस्टेंट प्रेशर आप है ना, पहले देखो तो सही आपके पास अवेलेबिलिटी। तो वॉल्यूम एक कर हाँ तो दिया। कांस्टेंट प्रेशर है तो क्या फार्मूला लगाना चाहते हो उसको लगा के देखो आप। आपके पास क्या क्या अवेलेबल है और क्या निकालना चाहते हो। सर फॉर्मूला तो ये लगेगा ना, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। लगा के करो बेटा, फिर आपको पता लगेगा। खुद चलोगे ना उस रास्ते पे, तब रास्ते का पता लगेगा कि आप जो सोच रहे हो वो सही है या गलत है। लगाओ आप। आपको ये लग रहा है तो लगा के देखो। सो जस्ट वन थिंग, ये बता दीजिए सर, टेम्परेचर को केल्विन में रखेंगे या डिग्री सेल्सियस में? केल्विन में ही रखेंगे ना सर? हमेशा टेम्परेचर को केल्विन में करके करते हैं। केल्विन, यस। तो 24.3 मिलीलीटर। 24.3 मिलीलीटर। क्या फार्मूला यूज किया बेटा, जरा बताओ मुझे। सर वही V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू 24.3 मिलीलीटर। V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, ये वाला। तो यहाँ पर क्या रखा आपने? V1 कितना रखा? सर V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। V1 अपॉन V2। V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 कह रहे हो ना? यस सर, यही क्या कह रहे हो बेटा? ये फार्मूला रखोगे, V1 कितना रखोगे? 23 मिलीलीटर। ये कैसे यूज कर सकते हो बेटा? 23 व्हेन द टेम्परेचर 20 ड्राई, 23 आ गया। V1 की जगह 23 है, ठीक है। और T1 कितना रखोगे? 283 केल्विन। 83 केल्विन। हाँ 283, क्योंकि केल्विन में रखना है ना आपको। V2 आपको निकालना है बेटा। और ये T2 कितना है? 300। 303 केल्विन। 30 है ना, 273, 303। यस। यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका। सपोज मैं अब प्रॉब्लम आपको ऐसे दे देता हूं। मैं आपको ये लिखता हूं कि वॉल्यूम ऑफ द एयर that will be expelled from a vessels of 300 centimeter cube when it is heated from 27 degree Celsius to 37 degree Celsius at constant pressure। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है बेटा ये। ऐसी प्रॉब्लम आती है आपके एग्जाम में जनरली। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम ए वेसल्स ऑफ 300 सेंटीमीटर क्यूब constant प्रेशर। निकालो जरा।
सर 310 सेंटीमीटर क्यूब। 310 सेंटीमीटर 310 सेंटीमीटर क्यूब तो नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि टोटली आपके पास कितनी थी, टोटल एयर कितना था आपके पास, देखो खुद ही आप वो सोचो, लॉजिकली सोचो कि आपके पास एयर ही टोटल कितना है 300 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड 310 कैसे हो जाएगा, है ना। यस इसका मतलब एक्सपेल तो इतना नहीं हो सकता। सोचो जरा फिर क्या प्रॉब्लम आया। इसका मतलब ये वॉल्यूम आपने फाइनल निकाला है। माइनस कर देंगे। हाँ, क्योंकि 300 को जब 27 से 37 करोगे तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा। जब 310 हो गया तो 300 तो अंदर ही रहेगा, हमेशा वेसल्स में ही रहेगा। 300 तो वेसल्स जितना वॉल्यूम तो रहना ही है, जो एक्स्ट्रा है वो बाहर हो जाएगा वेसल्स से। तो कितना बाहर चला गया, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर क्यूब बाहर चला जाएगा। यस सर। फार्मूला तो वही लगेगा कि भाई वो E1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। V1 आपका जो है वो है 300, V1 दे रखा था 300, T1 दे रखा था 300, और ये कितना था, V2 निकालना था, T2 कितना था 37 ऐड करोगे, 373 में 37 ऐड करोगे तो 310 आ गया। तो आपने फार्मूला तो सही लगाया कि अब फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 310, तो 300 रिमेन इन वेसल्स, रिमेन इन वेसल्स एंड 10 मिलीलीटर स्केप्ड, वेसल से बाहर हो जाएगा। एक याद है आपको परसेंटेज ऑफ स्केप्ड का एक फार्मूला और भी किया था बेटा हमने, परसेंटेज ऑफ स्केप्ड एयर, वो क्या फार्मूला किया था देखो, 1 माइनस T2/T1 इंटू 100 किया था ना। तो 1 T2 देखो 37 कितना आ गया 310, और T1 कितना था 300 इंटू 100, तो 10/300 इंटू 100। तो परसेंटेज ऑफ स्केप जो जा रहा था वो आपका इतना जा रहा था 10/3%। तो वो अमाउंट हो जाएगा, अगर वो एयर का अमाउंट, सर 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 एक मिनट। ये हाँ फार्मूला सर, ये लगाते हैं, पूछना लेकिन था, वॉल्यूम पूछा है। हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी सर, ये आपने किस चैप्टर में पढ़ाया है फॉर्मूला? यस सर बोलो सर, पूछो। ये किस चैप्टर में आपने पढ़ा है? स्टेट, ये सब नहीं नहीं, ये जो बचाओ, आपने आप परसेंटेज बताओ बच्चों एस्केप। जो पढ़ रहे थे। नहीं, एक्चुअल में सर हमने तो ये नहीं हाँ पढ़ा ना परसेंटेज में फॉर्मूला। पूछ रहा हूँ बच्चों से, ये आपने एयर कितना बाहर जाता है ये वाला फार्मूला नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, नहीं सर। परसेंटेज स्केप नहीं पढ़ा, नहीं। बॉयल्स रूल नहीं पढ़ा, बॉयल्स रूल हाँ सर, वो है, तो पढ़ा है। हाँ, बॉयल्स रूल आपने पढ़ा है। बॉयल्स रूल चार्ल्स रूल पढ़ा है। यस सर। और एक ऐसा वेसल्स बना के कि ये वेसल्स है, इसको हीट करेंगे जब हम कितनी अमाउंट बाहर जाएगी गैस की, ये परसेंटेज निकालना नहीं पढ़ा आपने, है ये क्वेश्चंस नहीं पढ़ा आपने ये वाला। हाँ तो ये आप यूज कर लो, फिर जब भी ऐसा केस करोगे तो परसेंटेज स्केप अगर अमाउंट निकालना हो तो ये फार्मूला आ जाएगा आपका। सर वही चीज़ ये ऐसे है, सपोज आपके पास कोई ओपन वेसल्स है, अगर ओपन वेसल्स में आपने एयर भरी हुई है तो एयर उतनी ही आती है जितना वेसल्स का वॉल्यूम होता है। सपोज V लीटर वॉल्यूम है तो V लीटर वेसल्स ही आएगा। सपोज T1 टेम्परेचर पर ये भरा हुआ था, अब आपने इसको हीट करना स्टार्ट किया, तो हीट करना स्टार्ट किया तो कुछ अमाउंट बाहर चली गई, तो इसके अंदर हीट करने पे जब गैस एक्सपेंड करेगी, ये जितना इधर आ रहा है उतना इधर आएगा, कुछ फैल के बाहर चला गया अमाउंट। तो ये जो अमाउंट है ये वेसल से बाहर आ गया है, एयर में आ गया है, इन एयर, तो ये स्केप्ड हो गया। अब मुझे ये एयर निकालना है,
तो मैं बायल्स या चार्ल्स रूल का ही तो यूज करूंगा। तो मुझे पास ये पता है कि अमाउंट जितना गैस का यहाँ है और यहाँ भी उतना ही अमाउंट है, इसका सम भी वही होगा। तो ये इनिशियल अमाउंट हो गया सपोज, तो एन इनिशियल आ गया इज इक्वल टू एन वेसल्स आफ्टर हीटिंग आ गया, प्लस जो अमाउंट बाहर चला गया एन अमाउंट जो बाहर चला गया है एस्केप्ड हो गया। मान लो मुझे अमाउंट एन एस्केप्ड निकालना है, ये T1 टेम्परेचर से बाद में इसको हीट कर दिया था तो T2 टेम्परेचर हो गया सपोज इसका। तो एन एस्केप्ड निकालना है मुझे, कितना अमाउंट बाहर चला गया एस्केप्ड। तो ये आ जाएगा मेरे पास एन वेसल्स आफ्टर हीटिंग, और पहले वाला एन इनिशियल। तो एन एस्केप्ड निकालोगे तो क्या बनेगा, ये फार्मूला बायल्स चार्ल्स ये सारे रूल लगाओ आप। तो एन एस्केप्ड एन वेसल्स आफ्टर हीटिंग पीवी इज इक्वल टू होता है एन आर टी। तो एन इज इक्वल टू होता है पीवी अपॉन आर टी। ओपन वेसल्स है, प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक सब में लगेगा, वॉल्यूम वी कंटेनर वाला ही लगेगा, पी और वी आर टेम्परेचर चेंज हो गया, तो ये पी वी अपॉन आर T2 टेम्परेचर आ गया, माइनस एन इनिशियल में भी प्रेशर तो एटमॉस्फेयर का सेम है, वेसल्स भी वी जो वॉल्यूम है वो वी है, टेम्परेचर चेंज है T1 वाला, तो पी वी अपॉन आर T1 आ गया। तो ये मेरा सोल होकर के पी वी अपॉन आर कॉमन हो गया और अंदर रह गया मेरे पास 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1, या ये हो गया मेरे पास पी वी अपॉन आर इज इक्वल टू T1 माइनस T1 इंटू T2 आ गया। अब स्केप इतना हो गया। अब मुझे पता करना है कि परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंटेज स्केप होगा। तो परसेंटेज स्केपिंग निकालनी है आपको, तो वो होगा एन स्केप्ड और इनिशियल एन कितना था इंटू 100। तो एन स्केप्ड जो हो गया मैंने निकाल लिया पीवी अपॉन आर, इधर आ गया T1 माइनस T1 T2 डिवाइडेड बाई एन इनिशियल एन कितना था आपके पास, ये पीवी अपॉन आर T2, P1 अपॉन आर और T2। तो पीवी अपॉन आर तो कैंसिल हो गया, T2 भी कैंसिल हो गया इससे, तो कितना रह गया मेरे पास इंटू 100 है ही। तो स्केप्ड एयर कितना रह गया T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा और दिखा दूं सोल्व करके, तो आपका ये केस क्या आ जाएगा, परसेंटेज स्केप्ड। तो परसेंटेज स्केप्ड जो आ जाएगी T1 अपॉन T2 का मतलब 1 हो गया, माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100 हो गया। तो यही चीज मैं आपको बता रहा था इस फार्मूले के अंदर कि वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम से निकाल लोगे, लेकिन अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में यही आपसे ये पूछा हो जाता कि अमाउंट स्केप्ड कितना हुआ है, परसेंटेज ऑफ स्केप्ड अमाउंट, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, परसेंटेज स्केप्ड अमाउंट इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो 1 माइनस 310 अपॉन जो भी होगा वो कैलकुलेशन बनाओगे, मतलब फार्मूला ये वाला यूज होता है। तो ये तो अमाउंट के लिए यूज होता है, और वो जो है वॉल्यूम के लिए यूज होता है, V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2 का ये फार्मूला जो अभी आपने किया। ये अमाउंट के लिए यूज होगा और ये वॉल्यूम के लिए यूज होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि इसी क्वेश्चन में वो अमाउंट पूछ लेता तो फिर आप वो फार्मूला यूज नहीं करते, फिर ऐसे या तो पूरा ड्राइव करते या जैसे आपने फार्मूले से ऊपर निकाला है वैसे ही इसी फार्मूले से नीचे निकालते आप पूरा, ऐसे करके पूरा निकालते सोल्व करते उसको, एयर इनिशियल कितना था, एन वेसल्स में कितना रहा, स्केप्ड कितना हुआ, फिर स्केप निकालोगे, फिर स्केप निकाल करके फार्मूला यूज करके परसेंटेज स्केप निकालोगे, फिर आप ये फार्मूला करोगे, या आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर लो जब अमाउंट स्केप निकालना हो आपको, तो परसेंटेज स्केप अमाउंट 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100 आ जाएगा। क्लियर? चलें आगे।
सर एक मिनट ऊपर कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। जूम हो गई आपकी नीचे कर दीजिए सर। क्या स्क्रीन सही नहीं दिख रही बेटा? नहीं सर दिख रही है सर, बाकी आप नीचे कर दीजिए स्क्रीन को। सर ऊपर मत करिए सर, ऊपर का हो गया सर, नीचे आपने जो अभी ये ओपन वेसल वाला करवाया वो। और नीचे कर दीजिए सर। देखो बेटा, इसी बेस पर फिर एक प्रॉब्लम देता हूं मैं आपको। सपोज एन ओपन कंटेनर है आपके पास, एन ओपन कंटेनर, और उसका वॉल्यूम है 3 लीटर, ऑफ वॉल्यूम 3 लीटर, और उसके अंदर एयर है, कंटेन्स एयर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 ATM प्रेशर पर। अब कंटेनर को हीट कर देते हैं। जो हमारा कंटेनर है, द कंटेनर इज हीटेड, यहां से हीट करके फ्रॉम इनिशियल टेम्परेचर। सर एक बच्चे का माइक खराब है, उसकी एक प्रॉब्लम आई है, जरा वो पूछ रहा है सर। वो कह रहा है कि आपने जो ऊपर ये करवाया है ओपन वेसल वाला, उसमें एन इनिशियल का जो आपने निकलवाया है एन एस्केप, एक मिनट सर ऊपर करिए स्क्रीन पे, बताऊं कहाँ पे। तो सर एन एस्केप इज इक्वल्स टू होगा एन इनिशियल माइनस एन वेसल आफ्टर हीटिंग। तो सर एक मिनट सर आप देख इनिशियल माइनस फायर क्या होगा? यस सर, एन इनिशियल माइनस एन वेसल आफ्टर हीटिंग, और आपने लिखा है एन वेसल आफ्टर हीटिंग माइनस एन इनिशियल। एन एस्केप किया ना हमने, एन एस्केप क्या होगा? एन इनिशियल, हाँ उल्टा कर दिया, ये कर दो प्लस, ये कर दो माइनस, ये तो सही आ जाएगा। यस सर अब आ जाएगा, ये सही है, क्योंकि एन वेसल्स आफ्टर हीटिंग जो था वो कितना था, पीवी अपॉन आर T2 था। एन वेसल्स आफ्टर हीटिंग एन एस्केप हुआ, तो एन वेसल्स आफ्टर हीटिंग हमने माइनस करना था, ठीक है। एन इनिशियल कितना था, इसमें हमारा फार्मूला फिर सही क्यों गया? हमें अगर करते तो हम एन वेसल्स आफ्टर हीटिंग है, तो आफ्टर हीटिंग वाला तो ये है, तो ये माइनस होना चाहिए था ना, फिर तो ये माइनस होना चाहिए था, और ये एन इनिशियल आपका प्लस होना चाहिए था। तो पीवी अपॉन आर टी बना था, पीवी अपॉन आर कॉमन हो गया, तो ये होना चाहिए था फिर 1/T1, ऐसा होना चाहिए था ना, 1/T1 माइनस 1/T2। पीवी अपॉन आर कॉमन हो गया, T1 T2, तो ये होना चाहिए था T2/T1। तो ये फार्मूला सारा ऐसे बनना चाहिए था ना। फिर यहाँ से क्या आना चाहिए था, T2 और T2 कॉमन हो गया, तो ये होना चाहिए था T2 माइनस T1। यहाँ क्या आना चाहिए था, T2 माइनस T1, परसेंटेज ऑफ एस्केप्ड फिर हमने किया, और ये T2, तो T2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। T2/T1, तो T2, ये कैसे आया हमारा फार्मूला? इसका मतलब ये नहीं हुआ,
फार्मूला हो जाएगा T1 अपॉन, ये हो गया, ये आएगा ना। अब क्योंकि डेरिवेशन देखते जाओ, T2 माइनस T1 हो गया, यहां से ये हुआ T2 माइनस T1 अपॉन T1, T2 माइनस T1 अपॉन T1, तो T2 अपॉन T1 -1। तभी तो ये T2 ज्यादा है ना, ग्रेटर देन टेम्परेचर है, T2 T1 से ज्यादा है, तो ये लोगे T2, तो ये आया T2। ये कैंसिल हुआ, T1 कैंसिल हुआ, T2 तो रहेगा, T1 कैंसिल हुआ। देखो ये ऐसे हुआ ना, एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ क्योंकि कुछ गड़बड़ हो गया लगता है। यहां से इसको रिपीट कर देते हैं यहां से। तो यहां क्या लिखा हमने, एन स्केप्ड, एन स्केप्ड आया हमारा एन इनिशियल माइनस एन वेसल्स आफ्टर हीटिंग। तो एन इनिशियल जो था वो था पीवी अपॉन आर टी, तो पीवी अपॉन आर T1, और फाइनल था पीवी अपॉन आर T2। उसको कॉमन लेके हमने किया था, पीवी अपॉन आर कॉमन हो गया था, और 1/T1 माइनस 1/T2, इसको सोल्व करके अपने निकाला था पीवी अपॉन आर T2 माइनस T1 इंटू T2, ये आया। अब परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज स्केप्ड, तो उसका फार्मूला है एन स्केप्ड, एन स्केप्ड डिवाइडेड बाई एन इनिशियल। तो एन इनिशियल तो ये रहा, और स्केप्ड ये रहा, तो स्केप्ड ऊपर आ गया पी वी बाई आर T2 माइनस T1 बाई T1 T2, और नीचे आ गया पी वी अपॉन आर T1। तो इसका मतलब पी वी आर कैंसिल हो गया और T1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, T2 माइनस T1 अपॉन T2। परसेंटेज चाहिए तो 100 भी लेते जाओ, तो ये रह गया ना। तो अब ये क्या हो गया, 1 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू 100, ये फार्मूला हो जाएगा परसेंटेज स्केप। नहीं तो ऊपर वाला लगाओगे तो माइनस में आएगा वो, तो इस 1 माइनस T1 अपॉन T2 बाई 100, ये परसेंटेज अमाउंट के लिए लेना है। तो यहां भी देख लो जो फार्मूला लिखा आपने, ये भी फार्मूला। तो यहां भी आप क्या लिखोगे, T1 माइनस, नहीं तो माइनस में आएगा ये, T1 माइनस करोगे अपॉन T2, तब सही आएगा ये, नहीं तो माइनस में आ जाएगा T1 अपॉन T2। तो ये 310 हो जाएगा, ये 300। अब देखोगे अब ये आएगा 10 अपॉन 300, एलसीएम लोगे बाई 10। तो अमाउंट वाला फार्मूला ये यूज करना है, 1 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू 100, परसेंटेज निकालनी है तो आप। एन इनिशियल माइनस एन आफ्टर हीटिंग करेंगे, सही कह रहा है बच्चा। नहीं तो कैलकुलेशन आपका माइनस में आ जाएगा, वो तो आंसर से पता ही लग जाएगा कि माइनस तो हो ही नहीं सकता था, है ना। ये आ जाएगा आपका। चले बेटा आगे चले। यस सर। हमारा ये क्वेश्चन कर रहे थे हम, एन ओपन कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 3 लीटर कंटेन एयर एट 180 प्रेशर, 180 pressure, the container is heated from initial 27 degree Celsius, 27 degree Celsius to T degree Celsius. The amount of
the amount of gas expelled from the container measure 1.45 liter at 17 degrees Celsius and 1 atm. Find the temperature T. in डिग्री सेल्सियस। ये प्रॉब्लम दिया गया बेटा हमारे पास, ये प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम भी देखो, जो अभी हमने ऊपर वाला कंसेप्ट किया था उस पर बेस्ड है, लेकिन काफी क्लासिकल प्रॉब्लम है। ये आपके कंसेप्ट को काफी सपोर्ट करता है। कि देखो सपोज बेटा अपने पास ओपन कंटेनर था, तो विजुअलाइज करो कि सपोज हमारे पास कोई बीकर था जिसमें एयर भरा हुआ था। अगर बीकर में एयर भरा होगा तो जो बीकर का वॉल्यूम होगा वही एयर का होगा, तो वॉल्यूम गैस का कितना आ जाएगा, 3 लीटर। ओपन है तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर ही लगना है, तो प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा, 1 atm प्रेशर। और टेम्परेचर उसने कह रखा है स्टार्टिंग में जो है 27 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब हो गया 300 केल्विन। अब उसको उसने कहता है हीट कर दिया। अब जब आप इसको हीटिंग करोगे, जैसे इसकी हीटिंग करोगे तो गैस एक्सपेंड होकर के बाहर निकलेगी कुछ बीकर से, और बीकर के अंदर तो उतनी ही आएगी जितना बीकर का वॉल्यूम है 3 लीटर, क्योंकि गैस एक्सपेंड होगी तो 3 लीटर से तो बढ़ जाएगा उसका। जो एक्स्ट्रा बढ़ेगा वो बाहर आ गया एयर में, ये गैस एयर में आ गई। तो एक चीज क्लियर है कि जो इतना वाला पार्ट है, जो हीटिंग, जो बीकर वाला पार्ट है, उसका वॉल्यूम तो वापस ही उतना रहा। यहाँ के लिए वॉल्यूम तो वापस 3 लीटर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ गैस जो रहेगी वो 3 लीटर रहेगी। हाँ, टेम्परेचर आफ्टर हीटिंग हमारा सपोज टी फाइनल हो गया, कोई टेम्परेचर इसका बीकर का फाइनल टी फाइनल हो गया। अब टी फाइनल टेम्परेचर हो गया और प्रेशर ओपन है, तो वो तो पी जो है यहाँ इस गैस के लिए भी 1 atm रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये जो एयर बाहर आ गई है, जो उस बीकर से बाहर आ गई, वो चीज सोचने वाली है। वो उसने हमें बता दिया कि जो बाहर एयर आई है, जो एक्सपेल्ड हुई है, गैस एक्सपेल्ड फ्रॉम कंटेनर हुआ है, उसका वॉल्यूम, ये बाहर आया हुआ स्केप वाला है तो वी डैश ले लेते हैं, उसका वॉल्यूम है 1.45 लीटर। वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो प्रेशर उसका भी हो गया 1 atm। और टेम्परेचर, बट उसका जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा, तो उसका टेम्परेचर जितना हीट किया है वो टेम्परेचर तो हीटिंग किसकी हुई है बेटा, वेसल्स का है। वो तो वेसल्स का हीटिंग के बाद बाहर निकलने वाली गैस का टेम्परेचर एयर डिसाइड करेगी। तो एयर में जहां वो गया उसका टेम्परेचर है 17 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर एक और आ गया हमारे पास, टी डैश। तो टी डैश कितना टेम्परेचर आ गया, 17 का मतलब 273 प्लस 17, तो ये कितना हो गया देख लो, 273 और 17 कितना हो रहा है आपका, 90 केल्विन। तो यहां पर हमारे पास अब कॉन्सेप्ट तो हमारा वही लगेगा जो पहले वाला है कि अमाउंट तो सारी कांस्टेंट है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एन इनिशियल। कॉन्सेप्ट वही लगाओ तो आपका क्वेश्चन क्लियर है। एन इनिशियल इज इक्वल टू एन इन वेसल्स आफ्टर हीटिंग प्लस एन जो escaped हुआ है। तो एन इनिशियल कोई भी फार्मूला लगाएंगे तो एन इज इक्वल टू तो पीवी अपॉन आरटी आएगा। अब बोलते जाओ बेटा, बताते जाओ, एन इनिशियल में क्या फार्मूला लिखूं मैं, एन इनिशियल में पी वी, ये वाला पी, ये वाला वी, ये वाला टी और आर टी, तो आर टी लिखूंगा इज इक्वल टू एन इन वेसल्स आफ्टर हीटिंग, यहां क्या लिखूंगा, ये वाला पी, ये वाला वी, आर और टी फाइनल, पी वी आर टी फाइनल प्लस एन स्केप्ड में कौन सा लिखूंगा बेटा, ये वाले लिखूंगा स्केप में। तो क्या आएगा देखो, पी, पी तो पी है लेकिन वी डैश अपॉन आर और टी डैश,
ये चीज आ गई मेरे पास। अब जो कॉमन है वो कैंसिल कर दो बेटा, जो भी हमारे पास कॉमन है तीनों के अंदर कॉमन होना चाहिए, बट देखो कॉमन क्या आ रहा है, पी और आर कॉमन आ रहा है, रह क्या जाएगा, वी बाई टी इज इक्वल टू वी बाई टी फाइनल प्लस वी डैश बाई टी डैश। आपको क्या निकालना था, टी फाइनल निकालना है बेटा, तो वैल्यू पुट करके सब निकालो, बाकी सारी वैल्यू तो है आपके पास। देखो क्या क्या वैल्यू है आपके पास, v अपॉन टी, v दे रखा है, ये v की वैल्यू दे रखी है, देखो 3 लीटर, टेम्परेचर दे रखा है बेटा 300 केल्विन, इज इक्वल टू ये v दे रखा है, यही वाला v है ये भी 3 लीटर, टी फाइनल यानी कि जो हीट किया वो टेम्परेचर नहीं पता हमें, v डैश जो बाहर की साइड निकल गया था वो कितना निकला था बाहर की साइड, देखो जो वॉल्यूम गैस का निकला है वो था 1.45 लीटर, तो यहाँ आ गया 1.45 लीटर, और टेम्परेचर बाहर का दे रखा था 290, तो सोल्व करके टी फाइनल निकाल। ये एक आपका बेस्ट प्रॉब्लम है जो आपको इस पूरे कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करता है, तो टी फाइनल कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है बेटा? और बताओ, और इसी के प्रॉब्लम कराऊं या फिर केमिकल बॉन्डिंग की बात करें अब? बस इसी से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जैसे अपना भी करा है, इससे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड। चैप्टर तो बहुत बड़ा है बेटा, वो तो ये तो एक टॉपिक ही उठा के कर रहे हैं अभी तो हम, ये तो सिर्फ ये जो स्कैपिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पे कर रहे हैं, तो बहुत सर प्रॉब्लम इसका क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है। सर इसका क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस बार सर इसका क्वेश्चन पूछना है उसको। अच्छा पूछना है क्वेश्चन, पूछ लो बेटा पूछो। सर एक सेकंड, ये हटा दो बेटा, यस हाँ पूछो जिसने भी, मैं इसीलिए तो ये सेशन रखा है आपका आज का क्लास, कि आपको किसी को भी कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप। बोलो बेटा किसका क्वेश्चन है? सर शेयर स्क्रीन का ऑप्शन नहीं दिख रहा, कहाँ गया? नहीं शेयर नहीं हो पाएगा बेटा, बोलना पड़ेगा, आप शेयर करोगे तो मैं हट जाऊंगा उसमें, अच्छा इसलिए आप शेयर नहीं कर सकते, आप बोल दो मैं समझ जाऊंगा क्वेश्चन आपका। सर द ड्रेन क्लीनर Drainix contains small bits of aluminum which react with caustic soda to produce dihydrogen. What volume of dihydrogen at 20 degrees Celsius and 1 bar will be released when 0.15 gram of aluminum reacts? एल्यूमिनियम का क्या अमाउंट दे रखा है बेटा? 0.15 0.15 यूनिट, reacts with 0.15 caustic ग्राम। soda. कास्टिक सोडा का तो अमाउंट नहीं दे रखा होगा, No sir. बस 20 डिग्री सेल्सियस 1 बार प्रेशर ये दे रखा है, Yes sir. ठीक है, Volume of dihydrogen. यही है ना आपका क्वेश्चन। तो आप सबसे पहले आप रिएक्शन कराओ बेटा, सबसे पहले एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराओ NaOH से और बैलेंस इक्वेशन लिखो। तो बैलेंस इक्वेशन लिखोगे तो जैसे एल्यूमिनियम NaOH NaAlO2, तो यहाँ पर आप बैलेंसिंग कैसे करोगे ये चीज देख लो आप इसकी, आप बैलेंसिंग कैसे कर सकते हो, अगर 2 देते हो यहाँ तो 2 देते हो तो ये 4 हो जाएगा ना, हाइड्रोजन बनाना है आपको, हाइड्रोजन बनाना था, अगर 3 कर दो आप 3 तो ये तो बढ़ता चला जाएगा 3 2 6, तो आपको इसको इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या बैलेंस कर सकते हैं, एल्यूमिनियम तो हम बैलेंस दे देंगे, हमारा प्रॉब्लम आएगा ये, अगर मैं 2Na कर देता हूं तो NaOH के साथ हाइड्रोजन कह रहा है ना, H2 रिलीज हो रही है,
Yes, sir. NaOH कह रहा है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी हम ये बना रहे हैं NaL2, या तो ये लिख दें या ये लिख देते हैं, Al NaOH NaAlOH4। अगर हम ऐसा बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं 4, तो ये Na का बैलेंसिंग जाएगा किधर फिर हमारे पास 4, Na एक है, Na एक है, ऑक्सीजन है हमारे इधर 4 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो H2O को आपको लेना पड़ेगा। सर ऊपर H2O वाले को आपको, इक्वेशन में सब में 2 लगाना है और H2 में 3 लगा देंगे तो हो जाएगी बैलेंस। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूंगा, सब में 2 लगा दूं, सर मतलब ये लगा दो, मैंने H2O भी ये यहाँ कह पे रहे हो, लगाया था। मतलब कोई बात रिएक्शन नहीं, H2 ऐड कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं, 2 आंसर एल्यूमिनियम 2 NaH प्लस 2 2 H2O, H2O। सो प्लस यहाँ पे और कर दें 3 लगा 2H2, यहाँ 3 लगा दें, यहाँ 2H2, बैलेंस ऐसे हो रहा है, चेक कर लो बस। और H2 इधर से आपने ही बस लगाया था मैंने, रिएक्टेंट साइड लगाया था मैंने। रिएक्टेंट्स यहाँ नहीं लगाना, नहीं मैं नहीं इधर लगाई। लगा रहे हो, ठीक है, कोई इशू नहीं हो। तो 2H2 2 एल्यूमिनियम 2 NaH 2H2, अब देखो बैलेंस है, आप बस ये चेक कर लो, इक्वेशन बैलेंस है, आपकी इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है, क्योंकि 2 एल्यूमिनियम है और आपके 2 2 4 ऑक्सीजन है इधर, तो इधर 2 और 2 ठीक है। तो आप क्या करो, आप सिर्फ इसको एल्यूमिनियम को और हाइड्रोजन के साथ बैलेंस करो। तो आपने मोल कंसेप्ट में पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, और कोफिशिएंट उल्टे कर दिए थे हमने। तो हाइड्रोजन का कोफिशिएंट एल्यूमिनियम को दे दो और एल्यूमिनियम का कोफिशिएंट हाइड्रोजन को दे दो। क्लियर? अब क्या है कि 3 नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम वेट से बनाओ, वेट कितना दे रखा है आपको 0.15 ग्राम, डिवाइडेड बाय एल्यूमिनियम का फार्मूला वेट लगा दो 27 2, और नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन निकाल लो इससे, नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन आ जाएगा ये आपके पास। अब आपको क्या है, फार्मूला गैस है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हो। हाँ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी निकालना क्या चाहते थे, वॉल्यूम निकालना चाहते थे क्या, हाँ एक सेकेंड सर। वॉल्यूम है तो वी निकाल लो आप, वॉल्यूम निकालना है तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी। तो एन आ गया आपके पास, देखो यहां से आ जाएगा एन, एन की वैल्यू रख सकते हो आप 3 इंटू 0.15 2 इंटू 27, आर की वैल्यू, अब प्रेशर एटीएम में रख लेना, तो आर की वैल्यू भी 0.08 21 वाली रख लेना, तो लीटर में आंसर आ जाएगा। टेम्परेचर आपको गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस, टू 273 में 20 डाल देना 293। प्रेशर देखो 1 बार होता है, तो 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है 1.013 बार, तो 1 बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन पॉइंट, वैसे अप्रोक्स निकालना है तो 1 ही रख दो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। एक्यूरेट निकालना है तो ये वैल्यू रख देना, तो 1 बार इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.013, यहाँ प्रेशर आप अप्रोक्सीमेट 1 भी रख सकते हो, तो इतने लीटर आपका आ जाएगा ये वॉल्यूम। तो 2 कंसेप्ट ऐड हो गए आपके, एक मोल कंसेप्ट वाला और एक आपका गैसियस स्टेट वाला। क्लियर? यस सर। और किसी का आंसर प्रॉब्लम निकाल बेटा? के देखते हैं। हाँ निकाल लेना, हो जाएगा, हो गया। अप्रोक्स निकाल लोगे तो ये कितना आ जाएगा 2730 इंटू 60, 60 का मतलब ये हो गया आपका, देखो ये चला जाएगा 3, ये कितना चला गया 9 पर, 9 चला गया, और इसको 0.82 ही ले लो, 82 ले लोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे 2 जीरो, तो ये 5, जो 5 3 से करोगे तो ये 3, ये आपका आ गया 3 2 या 6, 6 हो गया, इसको 300 ले लो, 300 हो तो 50 पर आ जाएगा, 50 हो गया सारा ये 5 से अप्रोक्सीमेट कैंसिल हो गया, 10 आ गया, तो देखो बैठे बैठे ही कैलकुलेशन हो जाएगा, तो कैलकुलेशन आ जाए तो आपका कैलकुलेशन 10 हो गया, यहाँ पर कितना आ गया 10 इंटू 82, ये आ रहा है आर की वैल्यू, तो पी वी इज इक्वल टू एनआरटी से हो जाएगा ये। बाकी आप एक्यूरेट कैलकुलेशन करके देख लो।
मैंने कैलकुलेशन निकाली तो 10.82 आ रहा है इसमें, तो आंसर 202.5 ml दिखा रहा नहीं है। नहीं, ये एक मुझे गलत, नहीं नहीं, ये वैल्यू गलत, ये वैल्यू गलत रखी हुई हमने। N2 की ये वैल्यू आएगी, N2 इज इक्वल टू, निकालोगे ना, नहीं सही तो है, N2 ही लेना ना, ठीक है ठीक है, N2 का वैल्यू। नेक्स्ट, चलो बेटा नेक्स्ट पूछो। कैलकुलेशन करते रहना, इसकी कैलकुलेशन वो अपनी प्रैक्टिस होती है, कुछ नहीं होता, फार्मूला और कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। और किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे बता दो, मैं करवा दूं कुछ प्रॉब्लम। सर आप ही करवा दीजिए, पढ़ ही नहीं पाए थे हम लोग। सपोज बेटा ये प्रॉब्लम दे दिया मैंने आपको, डिफ्यूजन पर, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन 1:1 मास रेशियो is allowed to diffuse, the mole ratio of hydrogen to helium in the initial effused mixture will be। तो क्या आएगा देखो, चलो सबसे पहले ये बताओ फार्मूला कौन सा लगाओगे आप, फार्मूला क्या यूज करना है? सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम। भाई फार्मूले एक तो आप ये यूज करते हो सिंपली, R1/R2 इज इक्वल टू M2/M1। एक आप ये यूज करते हो R1/R2 N1/N2 √M2/M1। तो इन दोनों में कौन सा फार्मूला यूज करेंगे बेटा इसमें? सर पहला R1/R2 इज इक्वल टू √M2/M1। इसमें फर्स्ट वाला फार्मूला यूज करोगे या सेकंड वाला फार्मूला यूज करोगे? फर्स्ट। सेकंड वाला कब यूज करते हैं? मोल जब डिफरेंट होता है। हाँ बेटा, आप एक बच्चे ने आंसर दिया, सेकंड अंसार ने दिया, किसने आंसर ने दिया ना, अंसार ने। हाँ तो ये सेकंड जो आपने दिया है बेटा, सेकंड क्यों बताया आपने? ये सर सेकंड ही होगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ही तो निकाल रहे हैं। मोल रेशियो पूछा है ना, हाँ सर वही चीज मोल रेशियो पूछा है। मोल रेशियो पूछा है इसलिए।
नहीं बेटा, रीजन ये नहीं है। रीजन ये है, आपने मेरे नोट्स में आपने को मैंने पढ़ाया है, जब कभी भी मास गिवन हो, मास अगर गिवन होता है तो हम ये वाला फार्मूला निकाल यूज करते हैं। जब भी हमारे पास मास गिवन होगा, अगर मास का नहीं बता रखा है कुछ, तो जनरल क्वेश्चन होता है तो ये वाला यूज करते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने कराया भी था, 1:1 मास लेकर के आपको क्वेश्चन करवाया भी है मैंने आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो जब आपके पास मास गिवन होता है तो मास का मतलब होता है कि उनके मोल अलग अलग हैं, प्रेशर सेम नहीं बन रहा होगा। कि जब आपके दोनों गैसेस के मास अलग अलग, ऐसे एग्जांपल करके मैंने बताया था कि ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है। अगर इसका मास मान लें 1:1 मतलब डब्ल्यू ग्राम है, तो ये भी डब्ल्यू ग्राम है, तो मोल तो अलग हो जाएंगे ना इसके। इसका वेट जो होगा, वेट अपॉन 2 आएगा इसका मोल, इसके नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन के। और हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स जो आएंगे वो आपके W/4 आएंगे। तो दोनों के देखो मोल अलग होंगे तो प्रेशर भी अलग होंगे, इसका प्रेशर कुछ और होगा और इसका प्रेशर कुछ और होगा, अलग अलग प्रेशर से चलेंगी। तो फार्मूला R1/R2 में प्रेशर भी इंक्लूड करना पड़ता है, फिर हमें P1/P2 इज इक्वल टू √M2/M1 करना पड़ता है। तो P1/P2 जब आपको करना पड़ता है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N होता है, इसलिए R इज इक्वल टू N1/N2 वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा आपको, ये वाला फार्मूला। अगर प्रेशर दोनों जगह सेम दे रखे होते, दोनों जगह मोल सेम दे रखे होते, मोल के बारे में जनरली बताता ही नहीं है, तो जब कभी आपकी पहचान ये है कि जब कभी भी आपको मास दिख जाए तो ये फार्मूला नहीं लगाना, ये फार्मूला लगाना है। आंसर इससे भी आया हुआ होगा और इससे भी कॉन्फिडेंस के साथ नेगेटिव खा के आ जाओगे। इसलिए बार बार मैं उस टाइम भी इंफेसिस कर रहा था, लेकिन मेमोरी इंसान की बहुत छोटी होती है, याद नहीं रहती, काम की चीजें जल्दी भूल जाते हैं हम लोग। तो आपको मास अगर दिया हुआ है तो आपका फार्मूला R1/R2 N1/N2 √M2/M1 लगाना पड़ेगा। ये सारा एक्सप्लेन करके सिखाया था, नहीं सिखाई थी ये वाली चीज? नहीं याद आ रहा? आ रहा है। तो अब R1/R2 N1/N2 M2/M1 है। अब R इज इक्वल टू, मैंने बोला था कि भी R के फार्मूले बहुत होते हैं, R V/T भी होता है और R N/T भी होता है। तो D अब हमें क्या है कि फार्मूला ये निकालना है, लेकिन इस बार V यूज नहीं करना हमें। तो पूछ रहा है द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम इन द इनिशियल इफ्यूज्ड मिक्सचर विल बी। तो इनिशियल मिक्सचर में पूछ रहा है तो V/T निकालना हमको, V/T निकालना, इसका मतलब N/T निकालना है। तो ये फार्मूला हमारे पास N1/NT से सोल्व होगा। तो सपोज फार्मूला यहां से स्टार्ट करोगे, R1/R2 इज इक्वल टू आएगा N1/N2 √M2/M1। तो R1/R2 को अब क्या लिख लेना है आपने, N1T1 है, a mixture of hydrogen and helium in 1:1 allowed to diffuse the mole ratio of hydrogen to helium in the initially effused mixture। मोल रेशियो जो आपको निकालना है इनिशियली इफ्यूज्ड मिक्सचर में से आपको मोल रेशियो निकालना है कि स्टार्टिंग में आपके मोल कितने थे जब आपका वेट जो है वो आपको बराबर दे रखा है। तो R1/R2 की जगह भी आप N1/N2, मतलब यही मोल रेशियो डिफ्यूज हो जाएगा, इज इक्वल टू वापिस क्या आ जाएगा, वैसे तो ये N1/T1 हो जाएगा, N2/T2, क्योंकि मोल रेशियो हाइड्रोजन इनिशियली इफ्यूज पूछ रहा है। इफ्यूज मतलब ये रेशियो निकालना है, N1/T1 N2/T2 का। तो R1/R2 ही निकालो, लेकिन फार्मूला ये यूज करो, N1/N2 कैलकुलेट करो। अब क्या आ रहा है देखो आंसर, ये चीज निकालनी है आपको, ये सारा गिवन है, ये कैलकुलेट करके दिखाओ कितना आ रहा है। तो N1 तो कट जाएगा ना। हाँ, वो कर लो, जैसे भी कैलकुलेशन आता है, लास्ट रिजल्ट निकाल लो, काट के करो या रख के वैल्यू करो, कैसे भी कर सकते हैं, अलग अलग मेथड है करने के। N1 मान लो आपने हाइड्रोजन को लिया, तो नंबर ऑफ मोल वेट है W और नंबर ऑफ मोल्स है उसका, मोलर मास है 2। दूसरे वाले का W वेट है W उसका भी,
या W1/W2 कर दो। मोलर मास है 4, M1 का मोलर मास है 2, इसका मोलर मास है 4। अब W1/W2 का रेशो 1:1 है, ये कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया। तो इसका मतलब जो रेशो आएगा 2:2 डिवाइडेड बाई 1। तो दोनों का जो डिफ्यूज होने का रेशो है, मतलब R1/R2 ही पूछ रहा है एक तरह से, वो भी मोल ही जाते हैं। आर का मतलब भी डिफ्यूजन का मतलब, रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब भी नंबर ऑफ मोल डिफ्यूज ही होता है। चाहे आप इसको N1T1/N2T2 की फॉर्म में निकालो, चाहे आप डायरेक्ट आप इसको R1/R2 भी बोल सकते हो। तो उनका रेशो आ जाएगा 2/√2:1। ऐसा ही हमें क्वेश्चन बनाते हैं। कैलकुलेट रिलेटिव रेट ऑफ इफ्यूजन calculate relative rate of diffusion of O2 to CH4 through a container containing O2 and CH4 in 3:2 mass ratio। अब सोचो बेटा, कौन सा फार्मूला लगाओगे और क्यों लगाओगे? मेरे से बात करो आप इस मैटर पर। कौन सा फार्मूला लगाना है और क्यों लगाना है? सर सेकंड वाला ही लगाना है। जो पहले ऊपर फार्मूले यूज किए थे, डिफ्यूजन के 2 फार्मूले हैं, कौन से वाला फार्मूला यूज करोगे और क्यों करोगे? R1/R2 इज इक्वल टू √M2/M1 करोगे, या R1/R2 इज इक्वल टू N1/N2 √M2/M1 करोगे? R1/R2 equals to N1 कौन सा करोगे बेटा? सेकेंड ही मतलब करेंगे सेकंड वाला यूज करोगे। क्यों करोगे, कैसे पता लगा आपको? सर क्योंकि दोनों का मास रेशियो डिफरेंट है, तो प्रेशर भी डिफरेंट ही आपने जैसे बताया था कि दोनों ही डिफरेंट प्रेशर, दोनों ही नहीं डिफरेंट बेटा, अंडर मैंने डिफरेंट प्रेशर चलेंगे। सर मास लिखा हुआ इसलिए यूज करेंगे। हाँ, एक तो मास मास लिखा लिखा हुआ है हुआ इसलिए, ये आंसर है। मास रेशियो डिफरेंट है ना, आपने बोला मास रेशियो डिफरेंट। अगर मास रेशियो डिफरेंट है तो पिछले में तो मास रेशियो सेम था, फिर भी यही फार्मूला नहीं लगाया था हम लोगों ने। मास रेशियो पिछले क्वेश्चन में क्या था? तो गलत चीज 1:1 इन्फॉर्मेशन मत याद करो ना, मास रेशियो नहीं, मास रेशियो तो 1:1। यहाँ तो मास रेशियो सेम था। आप कह रहे हो जो मास रेशियो डिफरेंट होगा तब लगाएंगे, तो हमने तो पिछली बार भी इसको लगाया था। तो मैंने आपको ये नहीं बोला कि मास रेशियो डिफरेंट चेक करना है, मैंने क्या बोला था आपको, क्या देखना है? जो अभी मास जो है, मास अगर दिया हुआ है तो अभी सेकंड दूसरा फॉर्मूला आंसर आया लेंगे। मेरे पास। अगर मास वर्ड दिया हुआ है, मास रेशियो चाहे सेम दे रखे हो चाहे डिफरेंट दे रखे हो, अगर मास दे रखे हैं देन हम फार्मूला यूज करेंगे R1/R2 इज इक्वल टू N1/N2 √M2/M1। ठीक है, अब निकालो यस बेटा, सॉल्यूशन करके दो मुझे इस क्वेश्चन का। यस
3 रूट 2/3 3 रूट रूट 2/3 रूट कितना बेटा? 2/3 that is 0.6 ये वाला या सिर्फ Sir, 3 रूट बाई 2? yes sir. sir 3/4 हाँ। root 2. सर पूरा रूट 3/√2. 3 बाई रूट 2 ये वाला? Yes, sir. और किसी का बेटा आंसर? देखो मैं आपसे व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू दिस सिंपल क्वेश्चन, इवन फार्मूला इज गिवन टू यू, देन आंसर फिर भी देयर आर आंसर आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स, है ना? तो इसका मतलब कैलकुलेशन कितना मैटर करता है, तो ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आप सारों को मैं फार्मूला भी बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, तब भी आंसर देखो अलग अलग आ रहे हैं। तो ये वाली कैलकुलेशन तो देखो यहाँ पर मिस्टेक हो रही है कैलकुलेशन वाली, तो ये इंप्रूव तभी हो सकती है कि अब आप जितना प्रैक्टिस करोगे, मतलब इट मीन्स बोर्ड में आपका न्यूमेरिकल का 3/4 root 2. 4 रूट 2। अब देखो एक आंसर ये भी आ गया। अब आप देख रहे हो तीनों बच्चों ने आपने आंसर दिया, तीनों बच्चों का अलग है, तो इट मीन्स जो आपका कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन डज मैटर, और ये ऑल डिपेंड्स अपॉन ओनली प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करते हो, जितना सिंपल लगता है, हम कई बार सोचते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि ये तो हमें आता था, रेट ऑफ डिफ्यूजन तो बहुत अच्छे तरीके से याद था, लेकिन क्वेश्चन कैसे गलत हो गया? आप 3 बच्चों ने आंसर दिया, आप खुद यू कैन चेक द आंसर ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 बच्चों ने आंसर दिया, इवन फार्मूला मैंने बता दिया, फिर भी आंसर देखो आप कैसे आ रहा है। तो ये मिस्टेक कहाँ जा रहा है, समझ रहे हो आप? मतलब उस पर बात कर रहे हैं आज कि गलत क्यों नहीं नंबर आते हमारे, सब कुछ पढ़ने के बाद मार्क्स क्यों नहीं आते हैं, तो कहाँ मिसिंग होता है, ये हर स्टूडेंट को अपने लेवल पे ढूंढना है कि मेरी मिसिंग कहाँ है। मान लो मुझे तो कॉन्सेप्ट ही याद नहीं था, फार्मूला ही याद नहीं था, फार्मूला याद था फिर भी क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो फिर क्या मिस्टेक हुआ? तो अब देखो मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, जब मैंने आपको फार्मूला तक बता दिया, फिर तो क्वेश्चन में कुछ होना ही नहीं चाहिए था। तो R1/R2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, अंडर रूट फार्मूला था मेरे पास M2 अपॉन M1। मान लेते हैं 1 ऑक्सीजन को ले लेते हैं हम, और 2 ले लेते हैं CH4 को। ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32, तो M1 आ गया 32, और M2 हो गया CH4 है, तो CH4 है तो आपका हो जाएगा ये 32, 12 और 4 16 हो गया। अब मुझे फार्मूला लगाना है R1/R2, नंबर ऑफ मोल पहले के निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल जो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो मैं लिखूंगा W1/M1। N2 का लगाना है मुझे W2/M2, तो अंडर रूट M2/M1, ये आ गया मेरे पास। अब मुझे W1/W2 का रेशियो गिवन था, मास है ये रेशियो गिवन था 3:2, तो मैं लिख दूंगा R1/R2 3 M1, ये M2, ये आ गया 2, ये आ गया M2/M1। अब मैं इसको कैलकुलेशन सोल्व कर रहा हूं। R1/R2 3 M1 है O2, इसका मोलर मास है 32, 2 M2 जो है वो मैंने लिया मीथेन, मीथेन का है 12 और 4 16, अंडर रूट ये M1 16, ये आ गया 32, ये यहां से कैंसिल हो गया, 16 टू जा 32 और 16 टू जा 32, तो मेरे पास R1/R2 आ गया Sir, वो 3/4 32 होगा. है। Sir, 100 में 16/32. उल्टा किया था मैंने, M1 32, ये 16 हो गया, तो 16 टू जा 32, तो ये आ गया 3/4 अंडर रूट 1/√2। तो देखो आंसर हमारा क्या आ गया। अब यहां से जाके हमें आंसर पता लगा कि हमारे आंसर 3 दोनों का रेशियो जो आएगा 3/4 √2, ये वाला रेशियो आएगा। तो
3/4 रूट। तो इसको भी मतलब एक तो क्या है कि रफ्तार जब पकड़नी हो, जब पूरी अच्छी तरह से सीख जाओ, फिर चाहे गाड़ी कितनी तेज चला लेना, लेकिन जब पहली स्टेज पर सीख रहे हो तो स्टेप टू स्टेप कितना आराम से उसको सोल्व करो, कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं हो, तब जाकर के सोल्व करो। तो यही मिस्टेक होता है, मतलब पेपर में परफॉर्मेंस लाना अलग बात है। पेपर का मतलब ये होता है कि जब आप तैयारी का मतलब बेटा ये होता है कि आपने एक तैयार कर लिया ना चैप्टर, आपने उस तैयार करके पेपर टेस्ट देने गए तो कोशिश ये मत करो कि मुझे पूरा क्वेश्चन ही सोल्व करना है, सारा जितना क्वेश्चन है वो सारा सोल्व करना है। आपका पर्पज ये होना चाहिए कि मैं इस एग्जाम में अगर 10 क्वेश्चन भी करके आती हूँ या करके आता हूँ तो वो 10 के 10 सही होने चाहिए, थर्ड बाकी रह गए कोई इशू नहीं है, लेकिन जो मैं करके आऊं अगर उसमें गलत हो रहा है तो फिर मेरी तैयारी का कोई मतलब नहीं है, फिर इसका मतलब तैयारी जो है गलत डायरेक्शन में जा रहा है। हमेशा अक्सर स्टूडेंट को, अब आप मेरे सामने नहीं हो, सामने होते हैं तो इस टाइप से भी हम प्रिपेयर करते हैं बच्चे को, सभी टीचर करते हैं, वो उसको बोलते हैं, ये वाली बात बोलते हैं जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ कि अगर भाई क्या फायदा हुआ, फार्मूला भी बता दिया गया और कैलकुलेशन गलत करके फिर भी आंसर, आप इतनी मेहनत भी की, 10 मिनट भी लगाए क्वेश्चन को सोल्व करने में आपने, और आंसर भी गलत निकाला, तो उस चीज का कोई मतलब नहीं रहा ना, फिर कैसे कंपटीशन की तैयारी होगी। तो यही होता है हमारे साथ, यही प्रॉब्लम है। तो आपका फोकस होना चाहिए कि मैं चाहे उस पेपर में मेरे से एक बार क्वेश्चन, वो लास्ट जाते जाते जब प्रिपरेशन कंप्लीट होती है ना तब अपने आप पूरे हो जाएंगे कि मेरे पास चाहे मुझे पूरा पेपर, हमारी कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे पेपर के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, भाई पेरेंट्स डांट देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं। आपका प्रिपरेशन है, सही तरीका ये है कि जितने क्वेश्चन करते हो आप, जो पढ़ के चले गए उसको इतना अच्छे से पढ़ के चले जाओ कि उसमें से जो भी क्वेश्चन आए वो कहीं भी गलत नहीं होना चाहिए। कह देते हैं हम सिली मिस्टेक, ये सिली कहाँ है, ये इसका मतलब सिली मिस्टेक थोड़ी है, सिली सिली तो क्या है, हम है, जब कैलकुलेशन भी सही नहीं कर पा रहे हम, तो फिर कहाँ से हम लायक कहाँ से हुए, फिर कंपटीशन के लायक नहीं हुए ना अभी तक। जो बच्चा सही काम करेगा वो लायक हो जाएगा, फिर डिजर्व नहीं कर रहे, इसका मतलब ये हम। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है भाई। इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि 11th का 12th का सिलेबस भी करना, फिर आपकी मॉनिटरिंग करना, फिर आपको एक एक चीज समझाना, ये तो एक बार में हो जाए, क्लियर होनी चाहिए कि भाई फंडामेंटल मेरा क्या है, मुझे क्या करना है, मेरी स्ट्रेटेजी क्या है। सारा पेपर करने की बजाय, सब कुछ करने की बजाय मेरी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि जितना करूं वो 100% होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो, फिर चेंज करता हूं मैं। द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, the most probable speed of 8 gram of H2 200 meter per second. The most probable speed of 8 gram of hydrogen 200 meter per second. Calculate the average kinetic energy. Calculate the average kinetic energy of H2 gas. The most probable speed of 8 gram of hydrogen 200 meter per second, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ H2 गैस। ये करना है बेटा, सपोज आपको ये निकालना है। देखो एक दो क्वेश्चन में कराना चाहता हूं तो टाइम कम है अब हमारे पास, तो मैं ही बता देता हूं। देखो सबसे पहले आपको देखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालना है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है फार्मूला बेटा, पहले तो हमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का आना चाहिए ना, तो वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फार्मूला हो जाएगा यूएमपीएस। यूएमपीएस इज इक्वल टू फार्मूला होता है हमारे पास, कितना पढ़ा था हमने, एमपीएस है ना, 2RT बाई एम, यही होता है ना। और निकालना क्या है हमें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी एवरेज जो होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 3/2RT। अच्छा हाँ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है 3/280 होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, आरटी की वैल्यू निकाल लें। तो यूएमपीएस कितना दे रखा है, 200 का स्क्वायर कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 2RT बाई
एम, एम में हाइड्रोजन का 2, तो आर टी की वैल्यू ये आ रही है, तो आर टी का वैल्यू रखें तो ये हमारी आ रही है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन, वो 8 ग्राम। काइनेटिक एनर्जी अगर निकालें तो ये आ जाएगा 3/2। आर टी का वैल्यू यहां रख दें तो ये आ रहा है 200 इंटू 200, तो ये कितना हो गया बेटा देखो, तो 200 इंटू आ रहा है 100, तो टोटल कितना लग रहा है हमें, ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है ना, 200 100, तो ये आ गया यूएमपीएस, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड, तो कितना हो गया, ये 3 2 जा 6, सर H2 है ना, और तो ये पर तो आ रहा है मॉलिक्यूल आपका आना। 6। हाँ सर H2 है तो पर मॉलिक्यूल हुआ अभी इसको 3/2 kT यूज करेंगे। नहीं वो एवरेज आर टी ही निकालना है। 6601 कितना आया देखो एक बार, 600 और 00 आ गया, ठीक है। अब ये एवरेज आ गया तो हमारे पास 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का रहा है, इसका क्या यूज करें हम। अगर हम ये करते हैं तो हमारे पास 8 ग्राम का काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब एवरेज निकालना है, तो अभी काइनेटिक एनर्जी जो आ रहा है हमारे पास, जो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है 3/2 आर टी। काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या फार्मूला था, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल काइनेटिक एनर्जी पर मोल, ये पर मोल था आपके पास। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल हमारे पास जो आ रहा है वो मान लेते हैं इतना आ रहा है 6, 1 2 3 4, नंबर ऑफ मोल कितने आ रहे हैं 4, काइनेटिक एनर्जी पर मोल चाहिए हमें, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, काटो जरा इसको, 4, ये 4 आ रहा है काइनेटिक एनर्जी, तो ये कितना चला जाएगा, 4 1 जा 4, 20 है, 15, ये ऐसे जा रहा है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ लैंग्वेज में प्रॉब्लम नजर आ रहा है हमें। द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ 8 ग्राम ऑफ H2 200 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ऐसे करते हैं, हमने 8 ग्राम का कह रहा है वो, 8 ग्राम का मतलब 4 मोल का कह रहा है, ये जरा देखो 8 ग्राम मतलब 4 मोल का है 200 मीटर पर सेकेंड, तो पर मोल निकाल लो, पर मोल कितना आएगा देखो, 50 आ जाएगा, 50 पर सेकेंड, तो 50 पर सेकेंड में अगर हम निकालेंगे तो 3/2, अगर आ गया 50 इंटू 50, ये हो गया ना, तो ये 50 इंटू 50 का मतलब कितना हो गया, ये हो गया 25, 25 हो गया। तो अब ये कैलकुलेशन कर लो आप, 25 और 50 आ गया पर मोल का यूएमपीएस, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वो होता है √2 RT/m, आर टी की टर्म में निकाल लोगे आप, ठीक है, √2, इसको अगर इधर करोगे तो स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर अगर 4 मोल का 8 ग्राम का H2 200 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, 4 मोल का आ रहा है 200, तो हमारे पास 1 मोल का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, तो 1 मोल 8 ग्राम का मतलब 4 मोल ही तो है, 4 मोल का तो 1 मोल का 50 रह जाएगा, 1 मोल का यूएमपीएस 50 रह गया, तो 50 का अगर करेंगे तो 2 से अंदर ही तो जा रहा है वो 2, 50 ये आ रहा है, तो 50 और 50 आ रहा है, तो हमें लेना होता है आर टी की वैल्यू आ गई है, तो 3/2 50 इंटू 50, इससे ज्यादा जा रहा है ना, 50 इंटू 50 इतना ज्यादा क्यों जा रहा है ये, हमारे पास क्या कह रहा है, यूएमपीएस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ 8 ग्राम ऑफ H2 200 मीटर पर सेकेंड, एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब क्वेश्चन में यहाँ तो ये क्या निकालना चाहता होगा, काइनेटिक एनर्जी निकलवाना चाहता था। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल टोटल इनटू काइनेटिक एनर्जी होता है। अगर ये हमारे पास आ जाए
काइनेटिक एनर्जी, तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास आ गई 3 × 2 50 × 50 आ जाए। अगर ये मैं इसको कह दूं कि 4 मोल काइनेटिक एनर्जी आ जाए तो ये कितना हो जाएगा? 4 भी अगर इधर आ जाए 8, तो 8 हो गया, तब भी क्या हो जाएगा? 50 × 50 में इसको ऐसे कर देता हूँ, 3/2 5 5 25 इंटू 100 इज इक्वल टू 4 काइनेटिक एनर्जी। तो 4 625 625 इंटू 3 जाया जा रहा है ना, उसमें भी जाया जा रहा है। अमाउंट का क्या मतलब दिया उसने? द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यूनिट भी कोई नहीं दे रखा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है 200 मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हाइड्रोजन का। और इसमें कहता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, हमें काइनेटिक एनर्जी एवरेज निकालनी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है UMPS इज इक्वल टू होता है √2RT/m, फार्मूला तो वही लग रहा है 2RT/m UMPS। 2RT/m आ गया, तो यहां से हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी पहले टोटल निकले तभी आप इसका निकाल सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं कि हमारे पास होता है 3/2RT, टोटल ले लेते हैं तो इंटू n काइनेटिक एनर्जी। तो RT की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? RT का वैल्यू निकालने पहले तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो RT का वैल्यू रख के यहां रखना पड़ेगा हमें। और RT का वैल्यू तो ये आ रहा है ना हमारा UMPS, हाइड्रोजन का केस है तो बार बार वैल्यू तो वही घूम के जा रही है। कहीं 200 उसका तो नहीं दे रखा मीटर पर से, 200 का स्क्वायर 2RT/m, m मोलर मास हाइड्रोजन का 2, तो RT की वैल्यू तो ये जा रही है। इसका मतलब क्वेश्चंस का कुछ लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। या तो टोटल एनर्जी है ये, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल ही आएगा, और ये 8 ग्राम का कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी 8 ग्राम का कह रहा है, तो वो तो हमने पहले निकाला ही है। UMPS √2RT/m, तो UMPS आपको दे रखा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का लैंग्वेज में कोई या तो ये पहले वाले के लिए प्रोबेबल स्पीड के लिए कह रहा है, ये जो वैल्यू दे रखी है वो प्रोबेबल स्पीड की नहीं दे रखी है। द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ 8 ग्राम ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहीं 200 का ना दे रखा हो इसने, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालनी हो, उल्टा हो सकता है। तो ऐसे करके देख लो कि इसकी लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो कुछ। अगर हम इसको उल्टा करके देख लें, द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हमको निकालना हो ऑफ 8 ग्राम ऑफ H2 200 मीटर पर सेकेंड, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ H2 गैस। लेकिन दोनों तरफ लैंग्वेज तो अजीब सा ही बन रहा है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें ये दे रखी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमें ये लग रहा है कि द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ 8 ग्राम ऑफ H2 200 मीटर पर सेकेंड, ये कैलकुलेट वर्ड नहीं दे रखा है इसने सीधा ऐसे लिखा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ H2 गैस। अगर कहीं ये ऐसे हो जाए, अगर ये मतलब हो गया इसका, अगर कोमा होता है यहाँ पर, द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ 8 ग्राम ऑफ H2 200 में एवरेज काइनेटिक एनर्जी, अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी इतनी होती, उल्टा करके देख लेते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी सपोज 200 मीटर पर सेकेंड होती, तो 8 ग्राम के लिए आपको निकालना है। तो 8 ग्राम के लिए तो देखो इसमें दो चीजें हैं, इसमें मुझे लग रहा है कोई ना कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रहा है, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। कि अगर काइनेटिक एनर्जी टोटल है तो आएगा, तब तो इसका यूज होगा 8 ग्राम का, नंबर ऑफ मोल इनटू काइनेटिक एनर्जी पर मोल। अगर पर मोल हमें निकालना है तो हमें टोटल एनर्जी पता होना चाहिए, टोटल एनर्जी पता होगा तो हमारी काइनेटिक एनर्जी पर मोल पता लग जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल जो हमारा आना चाहिए वो आना चाहिए काइनेटिक एनर्जी टोटल बाई n, काइनेटिक एनर्जी आना चाहिए। अगर ये नंबर ऑफ मोल हमारे पास 4 आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल हमारे पास यहाँ तो ये तो 4 चल रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल का पता लगे फिर तो
काइनेटिक एनर्जी टोटल तो नंबर ऑफ मोल 4, तब काइनेटिक एनर्जी कहा आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी से 240 दे रखी है इसने पर मोल, तो ये कितना हो जाएगा 4 जा 16, ये 4 2 जा 8, 9 आ रहा है, तो 960 हो टोटल एनर्जी तब आपके पास। तो टोटल एनर्जी जो है 960 है, तो वो 3/2 एनआरटी से तो ये तो काफी ज्यादा जा रहा है ना। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे फिर हम, इसका मतलब मुझे कुछ डाउट लग रहा है कि इसमें फार्मूले से बेस नहीं आ रहा, क्योंकि इसका आंसर आ रहा है 240, लेकिन हमारी कैलकुलेशन से 240 बन नहीं रहा, क्योंकि यूएमपीएस अगर पहले ले लेते हैं द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ 8 ग्राम ऑफ H2, 8 ग्राम ऑफ H2 की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड उसने दे दी, ये जो निकाल रहे हो आप, तो ये तो ये आ रही है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 2RT/m, m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 2RT/m का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इतना। तो अच्छा, तो ये तो नहीं है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 2RT/m 8 ग्राम के लिए इतना आ रहा है, तो 200 वो भी तो नहीं जा रहा ना 200, वो भी करके देख लिया हमने। अगर ये हम 200 पूरा का पूरा हो 8 ग्राम के लिए, मतलब 4 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए ये आया था, ये भी तो करके देख लिया हमने, ये भी नहीं आ रहा, ये भी हमारे पास नहीं आ रहा, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। RT की वैल्यू 2500 आ रही है, R2 की वैल्यू 50 × 50 2500, ये किया था ना इधर। तो RT की वैल्यू 2500 आ रही है, तब ये देखो, तो ये आ गया 2500, ये 3/2 RT, अगर 50 और 50 भी रखें हम, नहीं आ रहा ना उससे भी, 3/2 50 × 50 रख दिया, तब भी हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, इनटू नंबर ऑफ मोल्स हमने रख दिया पर मोल, इनटू 4, फिर भी रख रहे हैं तो फिर भी नहीं आ रहा हमारा। सर आंसर कितना आ रहा है वैसे? 240 आ रहा है इसका आंसर, आंसर दे रखा है 240, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो 240 दे रखा है, तो 240 तो अभी नहीं आ रहा ना हमारा, देखो 50 × 50 आ रहा है, 2 ये आ रहा है काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मतलब यहाँ तो ये 8 ग्राम ऑफ H2 का कोई मतलब नहीं दे रखा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पर मोल होनी चाहिए, तो मोल तो बहुत ज्यादा आ जाएगी, देखो निकालेंगे तो यूएमपीएस से RT का वैल्यू, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल जो होता है 3/2 RT होता है, तो यहां से तो हमें RT की वैल्यू निकल सकती है सिर्फ। एवरेज काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन का सीधा फार्मूला भी देखें तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल होता है 3/2 RT, तो हमें वैल्यू चाहिए RT का, और RT का वैल्यू यहां से निकल रहा है तो ज्यादा आ रहा है यूएमपीएस 2RT, तो RT की वैल्यू निकालेंगे तो 200 से भी ऊपर जा रही है। तो या आंसर में प्रॉब्लम है या फिर क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, यूनिट वगैरह में प्रॉब्लम है, या तो किलो जूल में आंसर होना चाहिए, क्योंकि आंसर बहुत ज्यादा आ रहा है हमारा। चलो ये प्रैक्टिस कर लेंगे, इसको चेक कर लूंगा क्वेश्चन को कहाँ से चाहिए, तो मैं बता दूंगा इस क्वेश्चन को भी, बट आपको अब देखो, अब शायद आपका क्लास अगर आया भी तो मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, तो आप अपनी प्रॉब्लम लेके रखना, और नहीं आया तो अपने लेवल पे प्रॉब्लम करते रहना। तो कल अभी क्लास होगी ना, मतलब आपकी नहीं कोई और क्लासेस? कल तो तुम्हारा टेस्ट नहीं होता क्या? मंडे को होता है, कल होता है? यस सर, तो कल संडे है सर। हाँ कल संडे है ना, भूल गए, कोरोना में पता ही नहीं लगता। सर सर केमिकल बॉन्डिंग का पूछना था। पूछ लो बेटा। सर एक सेकंड। Yes, sir. Samudya. So explain the important aspects of resonance. नहीं नहीं ये नहीं था, कहाँ गया यार? हो गया, हाँ ये रहा। So explain why BeH2 molecule has a zero dipole moment, although the BeH bonds are polar. कैंसिल नहीं हो जाएगा बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये BeH है, ये BeH है,
तो चाहे ये पोलर है ये बॉन्ड, इसकी डायपोल मोमेंट आएगा, लेकिन इसका भी तो आएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। CO2 में नहीं होता, CO2 में CO बॉन्ड का पोलर होता है, बॉन्ड पोलर होता है, लेकिन पूरा मोलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर होता है। उसका रीजन क्या होता है, 180 डिग्री पर अरेंज है, तो इधर वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसमें क्या है। तो हम लोग लिखेंगे सिर्फ नॉन पोलर लिखेंगे, या फिर हम लोग लिखेंगे ऐसा कि नॉन पोलर विद पोलर बॉन्ड? CO2 molecule is non polar, इज अ नॉन पूरा मोलिक्यूल नॉन पोलर है, बिकॉज नेट डाइपोल मोमेंट जो आएगा वो इसका जो है नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 होगा। लेकिन इसमें बट 11th में बिल्कुल ही नहीं पढ़ा क्या ये पॉइंट, स्कूल में बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, बट इट कंटेन पोलर बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन की और CO की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस है। ये बॉन्ड ये भी पोलर है ये भी पोलर है, लेकिन ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो पूरा मोलिक्यूल नॉन पोलर है। समझ गए? हो गया, कर दूं लीव? यस सर। कोई स्टूडेंट लीव मत करना।